अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं शनाया सिद्दीकी आप सबको ऑरेंज नाउ टीवी के साथ द न्यूज़ आवर विद शनाया सिद्दीकी में खुशामदीद कहती हूँ। हर बार की तरह इस बार भी करंट अफेयर्स से बात करेंगे और हमेशा हम कुछ ज़बरदस्ती पर्सनालिटीज अपने शो पर लेके आते हैं, कुछ सीनियर एनालिस्ट बुलाते हैं, सीनियर पॉलिटिशियन बुलाते हैं और इसी तरह से हमारे साथ आज मौजूद है पाकिस्तान की नामवर शख्सियत, नामवर सियासतदान शर्मिला फारूकी साहिबा, जो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। थैंक यू सो मच शर्मिला साहिबा, आपने हमारे प्रोग्राम को और ऑरेंज नाउ को अपना वक्त दिया। थैंक यू सो मच शनाया। अच्छा शर्मिला साहब, आपसे मैं पीआईए के हवाले से आपसे बात करना चाहूंगी कि आप क्या कहना चाहेंगी कि पीआईए के फेक लाइसेंसेस के हवाले से जो आजकल ये पूरी बात चल रही है, इसमें कितनी सदाकत है? शनाया देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि पीआईए के जो लाइसेंसेस इशू करता है वो सिविल एविएशन अथॉरिटी करता है। हमारी रिपोर्ट आई है, उसको ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट जो है वो वजीर हवाबाजी जो है वो उसके ऊपर बातचीत कर रहे थे। ये दोनों मुख्तलिफ इशू हैं कि पीआईए प्लेन क्रैश जो 8303 का हुआ उसके पीछे क्या अवामिल थे, क्या मुहारिकात थे, क्या प्लेन में खराबी थी या पायलट एरर था, उसकी तफ्तीशी रिपोर्ट की बात हो रही थी। लेकिन वहाँ से बात करते करते वो एक कम्प्लीटली डिफरेंट टेंजेंट पे चले गए और उन्होंने कहा कि जी, और ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट इट वाज वेरी वेरी सीरियस, जनाब 40% जो पीआईए के पायलट्स हैं उनके जो लाइसेंसेस हैं वो जाली हैं। अब ये बहुत बड़ी बात है फॉर पैसेंजर सेफ्टी, फॉर एयरलाइन सेफ्टी। और क्योंकि पीआईए के पायलट जो है मुख्तलिफ एयरलाइंस में भी काम करते हैं, पीआईए के जो जहाज़ हैं वो मुख्तलिफ ममालिक में भी जाते हैं, उनके पैसेंजर्स भी लेते हैं। इसका नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि 6 महीने के लिए यूरोपियन यूनियन ने उसे ग्राउंड कर दिया। उसके बाद यूके की बारी आई, आज मलेशिया ने ग्राउंड कर दिया, उससे पहले कुवैत था। और ये तमाम फ़ियास्को के अंदर जो अरबों रुपए का नुकसान पीआईए को होगा, क्योंकि ऑलरेडी पिछले 3 महीने से काफ़ी नुकसान हुआ, क्योंकि पेंडेमिक के हवाले से तमाम एयरलाइंस और तमाम इंडस्ट्रीज दुनिया की सफ़र करी हैं एंड सो एज़ पाकिस्तान, वो नुकसान होगा और शायद वो नुकसान पीआईए बर्दाश्त ना कर सके। इट्स वेरी वेरी सीरियस। फिर जो पाकिस्तान की जग खसाई हुई है, जो हमारे पीआईए के पायलट्स की रुसवाई हुई है, अब मैं बिल्कुल ये बात कैटेगोरिकली कहना चाहती हूँ कि हमारे जो पायलट्स हैं वो शायद दुनिया भर में सबसे बेहतरीन पायलट्स हैं और पीआईए वो एयरलाइन है जिसने बाकी दीगर एयरलाइंस को खड़ा किया। ये और बात है कि पीआईए में जो स्टाफिंग हुई, जो लॉसेस इनकर हुए या जो मुख्तलिफ अदवार जो पीआईए के एक हवाले से जो भी चीज़ें हुई हैं और उसमें आज वो एक लॉस मेकिंग एंटरप्राइज है, वो एक अलग बात है। लेकिन पीआईए की शुरुआत तो बड़ी शानदार हुई थी और पीआईए को देख देख के एमिरेट्स जैसी एयरलाइन जो है वो सामने आई। अच्छा ये बताइएगा शर्मिला साहिबा कि एविएशन मिनिस्टर ने जो पूरी दुनिया में ढिंडोरा पीट दिया फेक लाइसेंसेस का, इसके बारे में आप क्या कहेंगी? ठीक है, घर की बात है, एक मुल्क की बात है, आपने एक इशू को एनालाइज किया और आपने देखा कि नहीं दिस इज द वन कि एक इशू चल रहा है हमारे साथ, उसको अपने मुल्क में ही सॉल्व करा जाता, बजाय इसके एविएशन मिनिस्टर साहब ने पूरा ढिंडोरा पीट दिया और नुकसान सबसे ज्यादा तो पाकिस्तान को ही हुआ इस बात से। देखिए, ये बहुत ज़रूरी है कि आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए बहैसियत एक वज़ीर ऑफ कोर्स कि आपने कौन सी बात किस वक्त डिस्क्लोज करनी है और किस तरीके से करनी है। ज़ाहिर बात है कि जो जग हसाई हुई है पाकिस्तान की और ख़ास तौर के एयरलाइन की, वो मेरा ख्याल है नाकाबिल तलाफ़ी है और शायद पीआईए इससे कई सालों तक जो है इस नुकसान से वापस अपने आप को ना संभाल पाए। बात ये है कि इस वक्त भी अगर आप देखें तो मैं ये कहूँगी कि जी 2 साल से आप यहाँ पर मौजूद थे और अगर आप ये कहना चाह रहे हैं कि माजी के अदवार के अंदर ये जाली लाइसेंसेस दिए गए और शायद उनका इशारा ये था कि एमएलएन और पीडीपी के दौर के अंदर ये तमाम जो चीज़ें हैं वो की गई हैं, तो इस जुनून आप माजी की हुकूमतों को गंदा करें। आपने पाकिस्तान का इमेज टानिश कर दिया, आपने अपने पायलट्स का इमेज टानिश कर दिया और मेरा ख्याल है कि अगर इनसे पूछा भी जाए तो उनके पास जवाब नहीं होगा कि आया इन 2 सालों में क्या आपको इस बारे में मालूम नहीं था, या आप जिन पायलट्स के लाइसेंसेस को मशकूक करार दे रहे हैं क्या आपने क्या इनको कोई शो कॉज नोटिस दिया या इनके खिलाफ कोई इंक्वायरी की या किसी की बरतरफी हुई? तो इनका जवाब इनके पास नहीं होगा क्योंकि ऐसा कोई काम इन्होंने किया नहीं। आप रिस्ट्रक्चरिंग की बात करते हैं, पीआईए की भी रिस्ट्रक्चरिंग होनी ज़रूरी थी, वो भी आपने नहीं की है। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि ये बात उन्होंने ऑन द फ्लोर ऑफ द पार्लियामेंट की है। सही बात है। पाकिस्तान स्टील मिल का आपसे जिक्र करना चाहूंगी, चंद लाख रुपए देके हजारों मुलाजमीन को फारिग कर दिया गया, कैसे देखती हैं आप इस डिसीजन को? आई थिंक इट्स वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट शनाया, बिलखुसूस एक ऐसे दौर में और ऐसे माहौल में जहाँ पर ऑलरेडी
पीपल आर लूजिंग देयर लाइवलीहुड, लोगों की नौकरियां जा रही हैं, लोगों के कारोबार बंद हो रहे हैं, लोग बेरोजगार हो रहे हैं। और ये हुकूमत हमेशा ये कहती थी कि जनाब हम 1 करोड़ नौकरियां देंगे, और एक जुम्बिश कलम से उन्होंने 9,600 मुलाजमीन को बरतरफ कर दिया। और ये भी नहीं सोचा कि जनाब इनके घर वालों का क्या होगा, ये किस तरीके से अपना गुजर बसर करेंगे। ऐसे माहौल में तो कोई नौकरियां भी नहीं मिल रही हैं, और इतने साल नौकरी करने के बाद 3 में कहाँ जाएंगे। इसी तरीके से भी आप देखें कि कल की खबर है कि 450 जो मुलाजमीन हैं पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के, उनको भी इन्होंने बरतरफ कर दिया है। और 30 से ज़्यादा मोटल्स जो है वो बंद करने जा रहे हैं। एक तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब कहते हैं कि जी हमने टूरिज्म प्रमोट करना है, एक तरफ आप टूरिज्म मोटल्स बंद कर रहे हैं। तो ये इतने कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स हैं और इतने गलत वक्त के ऊपर ये फैसले किए जा रहे हैं कि इससे मुझे समझ नहीं आता कि इस मुल्क में क्या क्या बंद होगा। अभी पीआई की बात हो रही है, अभी रूजवेल्ट होटल जो है न्यूयॉर्क में, उसको बेचने की बात हो रही है। उसके साथ जॉइंट वेंचर किया जा रहा है। वो किसके साथ जॉइंट वेंचर किया जा रहा है, वो कौन से इनके दोस्त अहबाब हैं जिनको ये उसमें जॉइंट वेंचर में शामिल करना चाह रहे हैं। जाहिर बात है वक्त तो बताएगा, और ये चीजें छुपती नहीं है। बिल्कुल ये चीजें नहीं छुपती। रोजवेल्ट होटल पे भी आऊंगी, आपसे ये सवाल करूंगी मैं, थोड़ी डिटेल से तफसील से हम बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से आप बता रही हैं और हम बात कर रहे हैं कि जिस तरह से लोगों को फारिग किया जा रहा है चंद लाख दे के, और कल भी 450 लोगों को निकाला गया, जबकि टूरिज्म को प्रमोट करने की बात होती है, आप क्या समझती हैं इन फैसलों का क्या मकसद है? इस वक्त इस टाइम पे ये फैसले इस तरह से क्यों हो रहे हैं और बहुत ही रैपिडली? चुनाया नाअहली है, और बदतरीन फॉर्म ऑफ नाअहली, इनकॉम्पिटेंस में कहूँगी, क्योंकि हुकूमत चलाना हर किसी के पास की बात नहीं है। यू नीड टू हैव एक्सपीरियंस। उस कंटेनर के ऊपर चढ़ के बहुत सारी बड़ी बड़ी बातें करना बगैर ग्राउंड रियलिटीज़ को देखे, आप बहुत सारी ऐसी बातें कर देते हैं जो जब आप हुकूमत में आते हैं तो आपके लिए वो चीज़ें इम्प्लीमेंट करना नामुमकिन हो जाती हैं, और आपको मुश्किल वक्त में मुश्किल फैसले लेने पड़ते हैं। आप ऐसे वक्त में जहाँ पर, जितना मैंने पहले कहा कि जी लोगों के रोज़गार मुतासर हो रहे हैं, कारोबार बंद हो रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर माइनस ग्रोथ दिखा रहा है, ज़राअत के अंदर जो है वो माइनस ग्रोथ हो रही है, टिड्डी दल का मामला है, लोकस्ट का मामला है, सो मेनी अदर थिंग्स। इस वक्त ना तेल मुयसर है, ना चीनी, ना आटा, ना गैस, ना बिजली, ना अद्वियात। तो ऐसे माहौल के अंदर आप कुछ फैसले आपको मौखर भी करने चाहिए, और कुछ फैसले इस तरह होते हैं कि गवर्नमेंट अपने लोगों को सस्टेन करने के लिए, रिलीफ देने के लिए भी करती है, लेकिन इस हुकूमत ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया जहां आवाम को किसी किस्म का कोई रिलीफ मिले। सही कह रहे हैं आप। शर्मिला साहब, आपको क्या लगता है पीआईए को प्राइवेटाइज करने की जरूरत है? देखिए, मैं समझती हूँ पीआईए को रिस्ट्रक्चरिंग करने की जरूरत है। डेफिनेटली पीआईए की जो ओवर स्टाफिंग है उसको देखने की जरूरत है कि आया सरप्लस स्टाफ को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा ये कि पीआईए के जहाज अपग्रेड करने की जरूरत है, जो टेक्निकल इश्यूज हैं उनको एड्रेस करने की जरूरत है, मैनेजमेंट को रिवैम्प करें, एक कोशिश तो करें ना। और मुझे याद है कि ये हुकूमत हमेशा कहती थी कि जी हमारे पास सरमाया पाकिस्तान है, उसमें हम तमाम जो स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं जो लॉस मेकिंग है, हम उसके अंदर उनको लेके जाएंगे और रिस्ट्रक्चर करेंगे। लेकिन इन्होंने कोई भी इदारा रिस्ट्रक्चर करने की कोशिश भी नहीं की। सही कोशिश नहीं की है। अच्छा, कुछ दिनों पहले बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि पीएम इमरान खान को मुस्ताफी हो जाना चाहिए, तो क्या स्टिल आप लोग इस बात से मुत्तफिक हैं कि इमरान खान साहब के कुर्सी छोड़ देने से मुल्की हालात बेहतर हो जाएंगे? देखिए, वी नीड अ कॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान को जो है सही सिमत में चला सके। एक नाअहल और एक घमंडी इंसान वो कहीं भी सही फैसले नहीं कर सकता। देखिए, हुकूमत चलाना ये नहीं होता कि आपको वोट मिले, आपकी मेजॉरिटी है पार्लियामेंट के अंदर या इत्तेहादी आपके साथ है तो आप जो है कुछ भी फैसले कर लें। आपको ऐसे फैसले करने की ज़रूरत है जो अवाम की बेहतरी के लिए हो बरवक्त। कभी वो मुश्किल फैसले होते हैं, कभी वो अनपॉपुलर फैसले होते हैं, बट यू नीड टू डू दैम। और ये अना का मसला नहीं बनाना चाहिए कि जी ये 3 सूबों में मेरी हुकूमत है तो मैं वहाँ चला जाऊँगा, लेकिन जहाँ मेरी हुकूमत नहीं मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, या जहाँ मेरी हुकूमत नहीं है वो सूबा जो है जो फैसले कर रहा है तो आप उसकी लानत मलामत करें। इस तरह नहीं होता। एक वज़ीर-ए-आज़म का काम होता है कि पूरे पाकिस्तान को साथ लेके चले। आप सिर्फ अपनी जमात के वज़ीर-ए-आज़म नहीं, आप पूरे पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म है। कोई दूसरा शख्स, मैं नाम नहीं लूँगी, लेकिन कोई भी दूसरा शख्स आए जो पाकिस्तान को मजबूत करे। पाकिस्तान को इस वक्त एक नेशनल नैरेटिव की ज़रूरत है, उम्मीद की ज़रूरत है, एक ऐसे शख्स की ज़रूरत है जो आपको लीड कर सके, इस वबा से निकाले, इन मुश्किल हालात से निकाले, इस ग्लोबल रिसेशन से निकाले। वो आई डोंट थिंक प्राइम मिनिस्टर साहब में इस वक्त वो कॉम्पिटेंसी है।
अच्छा, अगर -1 की बात करें, आज जितनी भी बातें चल रही है -1 फार्मूला की बात चल रही होती है, तो अगर इमरान खान साहब हट जाएं, अपनी कुर्सी छोड़ दें, तो आपको क्या लगता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बेस्ट सूटेबल पर्सन कौन हो सकता है फिर? जबकि आपने कहा कि आप कोई नाम नहीं लेंगी, लेकिन मैं फिर भी पूछना चाहूंगी, व्हाट डू यू थिंक? आई डोंट थिंक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में ऐसा कोई शख्स है जो उसका इतना कैलिबर या इतना एक्सपीरियंस या उसकी इतनी एक्सपर्टीज हो कि वो पाकिस्तान को उस मुश्किल वक्त में निकाल सके। देखिए, लीडर्स होते हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जैसे, आपको पता है। और आज अगर आप दुनिया भर में आप देखें तो वो ममालिक जिनकी सरबराहान खवातीन हैं, आज उन्होंने बहुत बेहतर फेयर किया इस पेंडेमिक को कंट्रोल करने के हवाले से बनिस्बत ममालिक में जहाँ मर्द बैठे हुए हैं। लेकिन ऐसे कॉम्पिटेंट भी हैं वज़ीर आज़म ये सुदूर हैं, लेकिन अगर पीटीआई में देखें तो मुझे तो ऐसा कोई शख्स नजर नहीं आता। ठीक है, ऐसा कोई शख्स नजर नहीं आता, लेकिन अगर -1 पे जाएं शर्मिला साहिबा, तो कोई ना कोई तो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही आए, अगर इमरान खान साहब जाते हैं। लेट्स सी अगर ऐसा होता है तो व्हाट डू यू थिंक के जी बोलिए, प्लीज प्लीज कंटिन्यू। आई डोंट थिंक सो। देखिए, इस वक्त भी इनकी एब्सोल्यूट 2/3 मेजोरिटी तो है नहीं, उनके पास इत्तेहादी हैं, इनके पास एनक्यूएम है, दीगर जमात, और अगर वो आज इनका साथ छोड़ देती तो ये हुकूमत तो वैसे ही गिर जाती है। और अगर कोई और आप एक नेशनल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाते हैं या अगर आप बनाते हैं इन हाउस चेंज लाते हैं, तो इट कुड बी फ्रॉम एनी पार्टी। कैन बी फ्रॉम एनी पार्टी, बिल्कुल ठीक बात आपने की है। अच्छा, ये जो रोजवेल्ट की आई, रोजवेल्ट होटल जिसकी वर्थ जो $1 बिलियन तक है, उसको बेचने की जो बात हो रही है, उस हवाले से आप किस तरह से देखती हैं इस फैसले को, क्या कहेंगी? देखिए, आई डोंट थिंक दिस इज द राइट टाइम टू सेल द होटल। पहली बात तो ये कि मैं इसके खिलाफ हूँ कि पाकिस्तान का कोई एसेट जो है जो आपने एक इतने अच्छे वक्त में खरीदा हो और ऑलरेडी आप उस पर इतना पैसा खर्च कर चुके हो, आप उस एसेट को बेच दें ऐसे वक्त में जहाँ पर ग्लोबल रिसेशन है या जो इस वक्त इंटरनेशनल प्राइसेस, इवन लोकल प्राइसेस प्रॉपर्टी के हवाले से, वो कोई ऐसा होटल नहीं जो बहुत ज़्यादा नुकसान दे रहा है। इतनी प्राइम प्रॉपर्टी, आई थिंक 45th एंड मेडिसन, सच अ प्राइम प्रॉपर्टी, इस किस्म की प्राइम प्रॉपर्टी शायद पाकिस्तान दोबारा ना खरीद सके। अच्छा शर्मिला साहब, अब आपसे मैं पूछना चाहूंगी, जिस तरह से रोजवेल्ट होटल को फरोख्त करने की बातें चल रही थी, लेकिन अब ये फैसला आ गया है कि ये नहीं हो रहा है और इस तरह से नहीं होगा और मिलकर काम किया जाएगा, ये सब बातें जो चल रही हैं, तो आप क्या समझती हैं ये फैसला या ऐसी बात भी क्यों की गई पहले रोजवेल्ट होटल के बारे में? देखिए, मेरा ख्याल है कि पहले से प्लान ही कुछ और था। अब कहा जा रहा है कि जी उसको जॉइंट वेंचर के तहत चलाया जाएगा। आई डोंट अंडरस्टैंड कि ये क्यों ये बात जा रही है, क्योंकि पहले भी ये सऊदी एक प्रिंस के साथ हमारा एक जॉइंट वेंचर था और आई थिंक 2005 या मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद, उसमें तकरीबन कोई $40 मिलियन दे के हमने वो सऊदी प्रिंस का शेयर खरीदा था और हम उस जॉइंट वेंचर से निकले थे। अब इस वक्त जब एक रिसेशन है दुनिया भर में, अब क्यों आप और किसके साथ, सवालिया निशान ये है, एंड द मेन क्वेश्चन इज कि किसके साथ आप जॉइंट वेंचर करने जा रहे हैं? क्या आपके कोई ऐसे दोस्त अहबाब हैं, क्योंकि किसी को तो नवाजना होगा जो ये आइडिया दिमाग में आया है, रूजवेल्ट तक पहुंचे, पीआईए की क्रैश इंक्वायरी से लेके आप पायलट्स के जाली लाइसेंसेस और फिर अचानक से आप रूजवेल्ट की निचकारी के हवाले से आपने बात की और जॉइंट वेंचर की शक्ल में एक आप, अब उसके क्या क्लॉजेज हैं, कितना हम उसका शेयर बेच रहे हैं, क्या ये तो तमाम चीज़ें हैं जो पब्लिक होनी चाहिए, सामने तो आनी चाहिए और इसको पार्लियामेंट में डिस्कस होना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक जमात का सासा नहीं है, ये पाकिस्तान का सासा है। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक बात आपने की। अब आपसे पूछना चाहूंगी कि जो सिंध में लॉकडाउन की अगर सूरत हाल के हवाले से आपसे बात करूं, शुरू में जो सिंध की हुकूमती कारकर्दगी रही, दैट वाज रियली रियली ऑसम, स्टिल वो बहुत ट्राई कर रहे हैं जो है हेल्थ केयर को बेहतर बनाने के लिए, वो सब बातें एक जगह है, लेकिन ये हमें लॉकडाउन के हवाले से इतनी कंफ्यूजन क्यों नजर आई शर्मिला साहिबा? देखिए, कंफ्यूजन नहीं थी, बात यह है कि अब जो कंप्लीट लॉकडाउन का वक्त निकल गया, वो अलग बात थी कि जब हमने इसको शुरू किया था मार्च की एंड में, तो एक कंप्लीट लॉकडाउन 4 सूबों ने किया था, वो डुएबल था। और अब क्योंकि ये नहीं हो सकता कि सिंध में कंप्लीट लॉकडाउन हो और दीगर सूबे जो हैं वो लॉकडाउन ना करें, तो प्रेशर बहुत बढ़ जाता है, लोग एहतजाज पे बाहर निकल आते हैं कि जी वहाँ दुकानें पंजाब में खुली तो सिंध में क्यों नहीं खोल सकते, तो इट डजंट मेक सेंस। लेकिन अब जो है, जहाँ जो हॉटस्पॉट्स हैं वहाँ पर 2-2 हफ्ते के लिए लॉकडाउन किए जा रहे हैं, इस तरीके से इस वबा को कंटेन किया जाए। उसका तरीक़ेकार यही है, इसका तरीक़ेकार और कोई नहीं है। देयर इज़ नो अदर वे टू गेट रिलीफ फ्रॉम दिस पेंडेमिक। अच्छा शर्मिला साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये जो मवेशी मंडी लगने का फैसला हुआ है, इसे आप कैसा देखती हैं?
देखिए, मवेशी मंडी बिल्कुल भी नहीं लगनी चाहिए, ख़ास तौर पे इन हालात में जहाँ पर ये इस किस्म की गैदरिंग्स या जहाँ लोग एक हजूम के अंदर जाएँगे तो ये पेंडेमिक ट्रांसमिशन का ख़तरा हो सकता है। ऑनलाइन बहुत सारी साइट्स आ गई हैं कि आप तस्वीरें देखें और बकरा खरीद लें। जैसे आप तस्वीरें देख जूते खरीद लेते हैं। आई थिंक इस दौर में ख़ास तौर पे हमें टेक्नोलॉजी का जो है ना वो इस्तेमाल करना ज़्यादा पड़ेगा क्योंकि चेंजिंग टाइम्स हैं। आप और मैं इस तरीके से बैठ के बात कर रहे हैं। आजकल शोज़ हम डीएसएनजीज़ पे नहीं करते, स्टूडियोज़ में नहीं करते, हम स्काइप पे करते हैं। तो आई थिंक वी मस्ट मेक यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी टू कीप आवरसेल्फ सेफ। बिल्कुल ऐसा ये है। भी लेकिन लॉकडाउन का। बिल्कुल सही कह रही हैं। अच्छा शर्मिला साहब, ये बताएगा कि सिंध हुकूमत की जानिब से तो एसओपीज बता दिए गए, मवेशी मंडी के हिसाब से भी हर जगह के हिसाब से एसओपीज बता दिए गए। कहा गया जी 12 साल से कम का बच्चा मवेशी मंडी में नहीं आ सकता, व्यापारी को दूर दूर बैठना है। लेकिन जब रिपोर्टर्स ने विजिट किया और काफी लोग वहां गए मवेशी मंडी देखने के लिए, तो व्यापारी भी साथ बैठे हुए, कहते हैं जी हमारा जानवर अब तक नहीं आया तो इसलिए हम साथ बैठे हैं, अभी हम चाय पी रहे फिर हम दूर दूर बैठ जाएंगे। और 12 साल से कम उम्र के बच्चों को भी देखा गया। माँ बाप जो हैं, स्पेशली बाप भाई छोटे छोटे बच्चों को अपने साथ लेके मवेशी मंडी में आ रहे हैं। तो व्हाट डू यू थिंक इज आवाम को ये चीज कितना समझने की जरूरत है? हुकूमत अपना काम कर ही रही है। देखिए, अवाम अनफॉर्चुनेटली इस वबा को सीरियसली नहीं ले रही है। मुझे इस किस्म की संजीदगी नहीं नज़र आती जो होनी चाहिए, और मैं नहीं समझती कि कहीं पर भी किसी किस्म के एसओपीज मनवन फॉलो हो रहे हैं, और पॉसिबल भी नहीं है। आप 6 फुट की दूरी की बात करते हैं तो यहाँ पर दुकानें ही 6-6 फुट की हैं, तो उसमें क्या दूरी होगी बिटवीन द कस्टमर एंड द क्लाइंट सही। अभी एंड द शॉपकीपर। तो ये बहुत इशू ऐसे हैं कि अब देखिए, जब भी देख रहे हैं बाकी शहर जो पेंडेमिक की ट्रेजेक्ट्री है वो बढ़ रही है, तो ये जो आपको इस पे आपको थोड़ा सब्र करना पड़ता है। और बिल्कुल सही बात। मैं तो इन चीज़ की मंडी ना लगे, लेकिन अब लग रही है, और अगर एसओपी, सो आई डोंट थिंक एनीबॉडी विल बी एबल टू फॉलो द एसओपी। लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी आपके इस इंटरव्यू के बराए मेहरबानी बच्चों को महफूज रखो। मैंने अपना बच्चा 4 महीने से घर से बाहर नहीं निकाला, सही। तो खास तौर पे आप बच्चों को प्लीज अवॉइड। बिल्कुल सही आप बात करें कि मदर्स को चाहिए, पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों को उस तरह की एक्टिविटीज में मुलव्वस रखें कि बच्चे घर में ही रहें। और 4 महीने से जो बच्चे नहीं निकले, आई थिंक वो पेरेंट्स ज्यादा अक्लमंद है बनिस्बत उनके जो मास्क लगाए बिना ईदों पे शॉपिंग्स हुई हैं शर्मिला साहिबा, वो हम सब नहीं देखा है। अच्छा, अब मैं बात करना चाहूंगी कश्मीर में भारत के बढ़ते हुए मुजालिम के हवाले से। जो रिसेंटली एक किस्सा हुआ कि एक बच्चा अपने नाना के साथ निकला बाहर, कर्फ्यू था, भारतीय फौज ने जो है नाना को मार दिया। उसके बाद बच्चे को तो कुछ समझ नहीं आया, 3 साल का बच्चा शर्मिला साहिबा। हाँ, हम भी माए हैं, हम समझ सकते हैं 3 साल के बच्चे को क्या पता होता है। वो जाकर अपने नाना के ऊपर बैठ गया, और जब मीडिया ने देखा गया, भारतीय फौज की जानिब से कि मीडिया ने देख लिया, तो उन्होंने अपनी फेक केयर दिखाना शुरू कर दी। इस पूरे वाक़े को आप कैसा देखती हैं? दिस इज सो अनफॉर्चुनेट शनाया। मतलब वो ऐसी तस्वीर थी जिसने मेरे ख्याल में पूरी दुनिया को हिला के रख दिया। खास तौर पे हम लोग जो जो जिनके बच्चे हैं, तो हम तकलीफ का समझ सकते हैं। और देखिए, इट इज़ सो अनफॉर्चुनेट कि ये जो क्रॉस बॉर्डर फायरिंग होती है, इसमें जो लोग बीच में पिस जाते हैं, ये बहुत अनफॉर्चुनेट। अब जो इंफॉर्मेशन आ रही है, कुछ लोग कह रहे हैं कि गाड़ी से निकाल के उनके ऊपर गोलियां चलाई गई, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो अपनी दुकान में, अपनी साइट पे जा रहे थे, कंस्ट्रक्शन साइट पे जहाँ गोलियां चली हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो बच्चा किस ट्रॉमा के साथ बड़ा होगा, किस ट्रॉमा के साथ। और सिर्फ इस साल में तकरीबन कोई 850 के करीब, सिर्फ इस साल में जो क्रॉस बॉर्डर वायलेशन हुई हैं, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग हुई है, तो 850 इंसिडेंट्स ऐसे हैं। और जो इस वक्त हाल है, आज मेरे ख्याल है कि 333rd डे है जो ऑक्यूपाइड कश्मीर के अंदर जो ये कर्फ्यू लगा हुआ है, नो इंटरनेट, नो एक्सेस, नो फोन्स, नथिंग। सोचिए, हम 1-2 हफ्ते के लॉकडाउन में हम बिल्कुल ही हम अपना लिटरली ज़हनी तवाज़ुन हमारा इधर-उधर हो गया था। तो वो किस हालात में वो रह रहे हैं, एंड द वर्ल्ड इज़ वाचिंग। सिर्फ स्टेटमेंट से कि जी ये गलत है और इंडिया ज़्यादती कर रहा है। इंडिया के तो कान पे जूं तक नहीं रहेंगे। आई मीन व्हाट इज यूनाइटेड नेशंस डूइंग? नथिंग। क्या कर रहे हैं? तो कुछ नहीं कर रहे हैं। किसी ने कोई स्टैंड नहीं।
बिल्कुल सही कह रही हैं आप कि कोई स्टैंड नहीं ले रहा एंड यूनाइटेड नेशंस जो है वो ह्यूमन राइट्स पर कुछ भी बात नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे कश्मीर के लिए। आप इंडियन मीडिया के हवाले से क्या कमेंट करना चाहेंगी कि जब भारतीय फौज ने देखा कि उस बच्चे को और उसके नाना को कैप्चर कर लिया गया मीडिया की जानिब से, तो फौरन उन्होंने जो है भारतीय फौज ने बच्चे को बिस्किट्स देना शुरू कर दिए, सब चीजें, और फेक केयर दिखाना शुरू कर दी। और अब इंडियन मीडिया इस चीज को ऐसे पोर्ट्रे कर रहा है और लोगों की इस तरह से ब्रेन वॉश कर रहा है कि नहीं वो देखे बच्चे को उठाया भारतीय फौज ने और उसकी केयर की, उसको खाने को दिया और ये सब कुछ। आप इंडियन मीडिया के बारे में क्या कमेंट करेंगी? देखिए, इंडियन मीडिया में एक चीज बताऊं कि दे आर वेरी वेरी पेट्रियोटिक। हमारी मीडिया में उनकी मीडिया में बड़ा फर्क है। वो अपने मुल्क के लिए काम करते हैं, उनकी जो स्टेट पॉलिसी होगी ना वो उसके ऊपर चलेंगे। और अब जाहिर बात है कि इस तस्वीर, ये जो वायरल हुई है ये तस्वीर, उसके बाद एक बड़ा आउटक्राई हुआ है दुनिया के अंदर कि ये कितना बड़ा जुल्म है। और ये जुल्म हो रहे हैं, रिकरिंग है, ये नहीं कि ये पहला और आखिरी है। अब वो इंडियन मीडिया ये पोर्ट्रे कर रही है, दे ट्राइंग टू अपीज द पब्लिक एंड द वर्ल्ड कि देखिए ये हमने नहीं किया, ये दहशतगर्दों ने किया। दहशतगर्द तो खुद उनके सोल्जर हैं और ये कहना चाह रहे हैं कि जनाब हम तो बहुत केयर करते हैं, वी केयर एंड हम किस तरीके से इन चीज़ों को एड्रेस करते हैं। लेकिन दुनिया तो हकीकत जानती है, दुनिया तो उनका असल चेहरा जानती है। ये कुछ भी कह लें, ये कुछ भी कर लें, लेकिन जो हकाइक हैं उससे तो ये मुंह नहीं मोड़ सकते। जो जुल्म इन्होंने किए हैं, भारतीय फौज ने जो जुल्म किए हैं कश्मीरियों के ऊपर, उसकी तो मिसाल दुनिया में नहीं मिलती। अच्छा, ये बताइएगा शर्मिला साहिबा कि जिस तरह से इमरान खान साहब ने कहा है कि 2021 तक उनका एक प्लान है कि पूरे पाकिस्तान में यकसा तालीमी निज़ाम नाफिज कर दिया जाएगा, तो आप इस फैसले को कैसा देखती हैं, इस फ्यूचर प्लानिंग को कैसा देखती हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि तालीम का जो शोबा है वो डिवॉल्व हो चुका है प्रोविंसेस को, सूबों को, और एक यकसा तालीम का निज़ाम तमाम सूबों में जिनके डायनामिक्स इंतहाई मुख्तलिफ हैं एक दूसरे से, वो शायद पॉसिबल नहीं होगा। आप अगर सिंध का कल्चर देखें, पंजाब का देखें, खैबर पख्तूनख्वा का देखें, आप कैसे एक यूनिफॉर्म करिकुलम जो है उनके ऊपर छोड़ सकते हैं? और ये इनका अख्तियार भी नहीं है, इनका आईनी अख्तियार है। आप उस अख्तियार से तजावुज़ कर जाते हैं। तो ख़ास तौर पे मुझे नहीं पता पंजाब की इसके ऊपर क्या राय है, लेकिन सिंध तो इसको बिल्कुल करेगा। सिंध जो है इसके ऊपर डिबेट भी करेगा, सिंध जो अपने तजावीज़ भी देंगे। वो देखेंगे पहले कि इनका जो निज़ाम आ रहा है और जो हमारा निज़ाम है उसमें क्या चीज़ मुख्तलिफ है, क्या चीज़ मुख्तलिफ है जो ये करना चाह रहे हैं। उसके बाद बैठ के फैसला करेंगे कि किस हद तक इसको इस पे अमल दरामद हो सकता है या नहीं हो सकता। आई थिंक इट्स टू सून टू कमेंट कि एक यूनिफॉर्म करिकुलम चारों सूबों में, आई डोंट थिंक दैट्स डूएबल। अच्छा, आपको लगता है ये डूएबल नहीं है? लेकिन हमने सुना अभी रिसेंट एक अपडेट हमारे पास आई कि वफाक हमारे मामले में टांग ना अड़ाए, ऐसा कहना है सिंध गवर्नमेंट का। और ये जो तालीमी निज़ाम नाफिज करने की, यकसा तालीमी निज़ाम नाफिज करने की बात की गई है, तो सिंध हुकूमत ने कह दिया है कि हमारे मामले में वफाक टांग ना अड़ाए। इस बारे में क्या कहेंगी? जी, मैंने आपसे कहा ना कि इनका अख्तियार नहीं है। 18वीं तरमीम के बाद जो तालीम है वो सूबों को मुंतकिल हो गई है, उनको अपने अपने निज़ाम बनाने हैं। लेकिन इसके बावजूद जो चीफ मिनिस्टर साहब ने किया है कि कहा है कि जी आप ये जो करिकुलम भेज रहे हैं, जो ये निसाब चाह रहे हैं वो, और जो हमारा है उसको बैठ के उसको मवाजना करें कि उसमें क्या चीज़ मुख्तलिफ है, क्या चीज़ मिलती है। उसके बाद हम इसके ऊपर कोई एक जामे तरीके का कोई जवाब देंगे या फैसला करेंगे कि जी आया किस हद तक करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। लेकिन अगेन ये इनका डोमेन नहीं है। सही। तो आपसे अब मैं थोड़े पर्सनल सवाल की जाने माना चाहूँगी। पॉलिटिकल करंट अफेयर्स से हमने आपसे बात कर ली और थोड़े इंटरनेशनल इशूज से भी आपसे बात कर ली। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप पहले की तरह इतनी ज़्यादा एक्टिव क्यों नहीं है पार्टी में? शनाया, आपको पता है ना कि ये इंटरव्यू के दौरान मुझे आपकी मसरूफियत की मेन वजह पता चल गई है माशाल्लाह से। तो अब कभी इंटरनेट नहीं होता, मुझे बच्चे की फिक्र होती है, खाना खाया नहीं खाया फला। जब आप आपकी बच्ची है माशाल्लाह, आप बता रही थी बेटी माशाल्लाह, तो आपको अंदाजा होगा कि अगर आप काम भी करें तो आपके बैक ऑफ द माइंड में आपको ये कि बच्ची इस वक्त क्या कर रही है, कहाँ है, क्या कर रही है।
सही है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। शादी इटसेल्फ इज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर देखना, बिल्कुल। अभी ये ख़्याल है कि जी हस्बैंड अभी घर आ रहे हैं, बच्चे का देखना, घर की 100 झमेले होते हैं। तो वो इतना इतना अब आसान नहीं होता कि आप बस तो पहले की तरह हैं, बस उठे, गाड़ी में बैठे, कहीं दौरे पे निकल गए, फलाँ हो गया। वो इस हद पॉसिबल नहीं होता। अनलेस बच्चे आपके बड़े हो जाएँ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपकी कम हो जाएँ, वो और चीज़ है, लेकिन मैं उस किस्म की हरगिज़ माँ नहीं हूँ कि मैं बच्चे को नेग्लेक्ट करूँ। बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, अगर आपसे पूछना चाहूँ मैं कि शादी से पहले और शादी के बाद कितना डिफरेंस लगता है लाइफ में? क्या कहेंगी? देखिए, शादी से पहले तो कुछ ज़िम्मेदारी ही नहीं थी। सारी ज़िम्मेदारी माँ-बाप उठा रहे थे। ना घर में देखना है कि खाना क्या बन रहा है, हमें ये नहीं देखना कि सौदा कहाँ से आ रहा है, इसको कब छुट्टी जानी है, मेहमानदारी कौन कर रहा है, बच्चे, मतलब दैट्स अ केयरफ्री लाइफ। मतलब हुँ। आई कुड गिव माय 100% बिफोर मैरिज टू पॉलिटिक्स, तो मतलब मैं सुबह से लेकर रात तक और रात से लेकर सुबह तक काम करती रहूँ, टीवी शोज़, दौरे, मुझे पता है कि मतलब मेरे माँ-बाप मुझे 100% सपोर्ट करेंगे और शिकायत नहीं करेंगे। लेकिन अब तो ज़ाहिर-सी बात है, मैंने जिस तरह आपको बताया कि अब आई एम श्योर अब आप अपने हस्बैंड को भी देखती होंगी, घर में ये भी देखती होंगी कि ऑब्वियसली। खाना क्या क्यों नहीं पका है, आज केबल खराब हो गया, आज केसी मसला कर रही है, बच बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं। तो दिस आई मीन नथिंग लाइक सिंगल लाइफ रियली। नथिंग लाइक सिंगल लाइफ, दैट इज़ ट्रू। वी आर इन द सेम बोट, तो मैं भी इस पे कमेंट कर सकती हूँ। ये बताइए शर्मिला साहिबा, मदरहुड में आने के बाद कैसा लगता है? हाउ It's हाउ wonderful, it's wonderful. I always say the best thing about marriage is children because बच्चा आपका, अल्हम्दुलिल्लाह। वो he's, he or she is part of you. So you know, a woman is complete after she becomes a mother, हुँ, and वो बच्चा is like, it's like your little heart, you know, walking outside your body. So yeah, एग्ज़ैक्टली, motherhood is एग्ज़ैक्टली। it comes with a lot of responsibilities. मतलब it's you know, it's a 24/7 responsibility for life. Yes, it is a responsibility but a blessing as well, जिस तरह से आपने कहा। अल्हम्दुलिल्लाह these kids basically complete their mothers। तो ये पूछना चाहूँगी कि घर से हट के, हस्बैंड से हट के, बच्चे से हट के क्या मसरूफियात है लाइफ की आजकल? I read, किताबें पढ़ती हूँ, मुझे किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। I वाओ! read, I do cycling. I'm not a gym person, मैं जिम नहीं जाती या मतलब मुझे ऐसा कुछ करने का शौक नहीं है। लेकिन I cycle, I read, I like cooking. I like मतलब I like you know looking for information, different चीज़ों के ऊपर, issues के ऊपर information collect करना. Yes, you know, to acquire knowledge. So I think, और of course सो जाना। जब टाइम मिले सो जाना, बिल्कुल। ऐसा ही। अच्छा शर्मिला साहिबा, फाइनल आपसे सवाल करूँगी, आपका लास्ट मैसेज लेना चाहूँगी। जितने भी लोग इस वक़्त आपको देख रहे हैं और ये शो पोस्ट होने के बाद भी आपको जितने भी लोग देखेंगे, कोरोना वायरस से रिलेटेड और एहतियाती तदाबीर से रिलेटेड आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी, बिलख़ुसूस सिंध की आवाम को? देखिए, और पूरे एहतियात पाकिस्तान करें। को? मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप इस वबा से अपने आप को महफूज़ रखने की कोशिश करें जिस हद तक रख सकें। हर किसी के पास ये प्रिविलेज नहीं है कि वो घर बैठ के खा सके। ज़ाहिर-सी बात है, आपने बाहर भी जाना है, आपने नौकरी भी करनी है, आपने अपने घर वालों को भी देखना है, लेकिन एहतियात ज़रूर करें। मास्क पहनें, गैर ज़रूरी वजह से बाहर ना जाएँ, बच्चों को और बड़ों को महफूज़ रखें। अगर आप बाहर जा भी रहे हैं, तो जो घर में आपके बड़े हैं, उनसे थोड़ा फासला अख्तियार करें। मुझे पता है इट्स डिफ़िकल्ट, इट्स नॉट ईज़ी। आई हेट वेयरिंग मास्क माई सेल्फ, लेकिन मैं पहनती हूँ। मतलब मुझे साँस अक्सर नहीं आ रहा होता, लेकिन मैं पहनती हूँ। मैं 2-2 मास्क पहनती हूँ, एक भी नहीं पहनती। और मेरा भी दिल चाहता है मैं बाहर जाऊँ, यू नो, दोस्तों से मिलूँ, रिश्तेदारों से मिलूँ, शॉपिंग मॉल जाऊँ, लेकिन मैं नहीं जाती। वक़्त और हालात देख के आपको बहुत सारी चीज़ों पे सब्र और जबर करना पड़ता है। तो मेरी यही गुज़ारिश होगी कि प्लीज़ आप लोग थोड़ा-सा सब्र करें। जहाँ इतना सब्र किया है, ताकि आपके और आपके घर वाले, आपके प्यारे महफूज़ रहें, आप खुद महफूज़ रहें। सो प्लीज़ सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहनें, अपनी हाइजीन का ख़ास ख़्याल करें।
बिल्कुल सही कहा शर्मिला साहिबा ने कि अपनी हाइजीन का ख्याल रखें, आप मास्क पहने और गैर ज़रूरी वजह की वजह से आप बिल्कुल भी बाहर मत जाएं। ऐसी गैर ज़रूरी तौर पर जो लोग बाहर निकल जाते हैं, जिस तरह से हमने ईद पे भी शॉपिंग वगैरह देखी, प्लीज़ इस तरह से ना कीजिएगा इस ईद पे। और आपका बहुत-बहुत शुक्रिया शर्मिला साहिबा, इट वाज़ अ वंडरफुल इंटरव्यू, वंडरफुल टाइम विद यू। बहुत-बहुत शुक्रिया ऑरेंज नाउ को टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच।